नमस्कार बच्चों। आज मैं गीता पटवाल आपको एक खूबसूरत सफर पर लेकर जाना चाहती हूँ। जानना चाहोगे कौन सा? वो है चिट्ठी का सफर। चिट्ठी यानी खत, पत्र, जो आप अपने जानने वालों को, परिचित लोगों को, अपरिचित लोगों को, सभी को लिखते होंगे। आपने कभी अपने मामा को, नाना को, चाचा चाची को या दूर के रिश्तेदारों को जो गांव में रहते हैं, उन्हें अक्सर चिट्ठी लिखी ही होगी, पत्र लिखा ही होगा। देखिए, आज हम इस लेख के द्वारा जाने, इस पाठ के द्वारा जाने, पाठ 6 के द्वारा जाने कि किस प्रकार चिट्ठी का सफर पूरा होता है और वह हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचती है। तो चलिए पढ़ें पाठ 6, चिट्ठी का सफर। अपने 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। तो चलिए पहले इतना समझते हैं। देखिए बेटा, आप कक्षा 5 में हैं तो आपकी उम्र कम से कम 10 साल तो जरूर ही होगी। 10 से 12 साल की जिंदगी में आपने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे अपने मामा को, नाना नानी को या किसी रिश्तेदार को। यदि पत्र नहीं भी लिखे हैं, किंतु आपने पत्र लिखते हुए किसी को तो देखा होगा, कोई पत्र पढ़े भी होंगे। पर आपने क्या कभी सोचा है कि वे पत्र अपने सही पते और समय पर कैसे पहुंच जाते हैं? आप जिसे वो पत्र भेज रहे हैं वो ठीक उसी पर्सन के पास, उसी व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाता है? पता है आपको कैसे पहुंचता है? यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि आपने कौन से स्थान से भेजी है। यदि वो शहरी इलाका है और जहां आप भेज रहे हैं वह भी शहरी इलाका है तो वहां जल्दी पहुंचेगी। अगर किसी गांव में भेज रहे हैं, दूर दराज के गांव में, तो वहां थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके अलावा कौन सा संदेश है, उसके अंदर राखी है या किसी की कुशल क्षेम के बारे में है, किसी की तबीयत के बारे में है, किस विषय पर आपने पत्र लिखा है। और मुख्य बात जो एक चिट्ठी पहुंचने पर, चिट्ठी पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है, वो है उसका पता, एड्रेस, कि आपने पता बिल्कुल ठीक लिखा है कि नहीं। और तुमने उस पर डाक टिकट आप सब लोग जानते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस से जो आप टिकट खरीदते हैं, डाकघर से जो टिकट खरीद के चिपकाई जाती है, उन्हें डाक टिकट कहा जाता है। वो आपने लगाई है कि नहीं? इन सब बातों पर एक चिट्ठी का समय पर पहुंचना निर्भर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? ये कुछ प्रश्न है जो उठते हैं कि क्यों चिट्ठी पर डाक टिकट लगाना जरूरी होता है और पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, और जरूरत पड़ने पर आप संदेश जल्दी कैसे पहुंचा सकते हैं। और स्थान, यदि आप कहीं अपना जगह चेंज कर देते हैं, स्थान बदल देते हैं, या जिन्हें आपने चिट्ठी लिखी है वो स्थान बदल देते हैं, तो जो चिट्ठी आपने भेजी है उसका क्या होता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो शायद आप जानते हो। और अगर आप में से किसी बच्चे को डाक टिकट, जो पोस्ट ऑफिस की जो टिकट्स होती हैं, जो डाक टिकटें लगती हैं लिफाफों पर या आपकी चिट्ठियों पर, अगर आप में से किसी को इनको जमा करने का शौक हो, कुछ बच्चों को, कुछ व्यक्तियों को ये शौक होता है कि वो अलग अलग प्रकार के डाक टिकटें जमा करते हैं। शायद आपके घर में भी किसी को हो, तो उनके पास जो इकट्ठी हैं डाक टिकटें देखिएगा। चलिए, अब जो सवाल मैंने आपसे अभी साझा किए,
इन सवालों के जवाब के लिए जरा ध्यान से नीचे दिए गए लिफाफों को देखिए और दोनों पतों की दी गई जगह में लिखो। देखिए, जो आपको जगह दी हुई है, बिंदु बनाकर दिए गए हैं, उसके नीचे दो पते हैं, एक सफेद रंग में, एक पीले रंग में लिफाफा है, उसमें पता लिखा हुआ है। देखिए, पहले में क्या लिखा है? महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा। दूसरा पता है श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, न्यू दिल्ली। अब देखिए, इनमें से कौन सा पता सही पहुंचेगा? बिल्कुल सही, पीला वाला। क्यों? पीला लिफाफा का पता बिल्कुल सही है। उसमें ये लिखा गया है कि आपको पत्र किसे भेजना है, कहाँ भेजना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान में भेजना है और कौन सी जगह में भेजना है, दिल्ली में। और साथ में उसका पिन नंबर भी दिया है। पिन नंबर क्या होता है? देखिए, जो 11000116 लिखा हुआ है, ये आपका होता है पिन नंबर, जिससे पता अपने सही जगह पर चिट्ठी जो आपने भेजी है वो पहुंचाई जा सकती है। और दूसरा पता देखिए, महात्मा गांधी जहां हो वहां। अब तो महात्मा गांधी है ही नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो यानी ये पता पहुंचेगा ही नहीं। और वैसे भी महात्मा गांधी ये कोई पता नहीं है, ना ही इंसान का नाम पूरा है। महात्मा गांधी तो जा चुके हैं दुनिया से, तो उनके लिए तो ये चिट्ठी नहीं हो सकती है। अब दूसरे कोई महात्मा गांधी अगर किसी ने अपना नाम रखा है तो वह कहाँ है, पिन नंबर क्या है, उसके घर का पता क्या है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो यह चिट्ठी आपके बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो सबसे मुख्य भूमिका क्या निभाता है एक चिट्ठी के पहुंचने में? उसका पता। अब देखिए, चलिए बात करते हैं इन चिट्ठियों के बारे में। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब भी आप लिफाफे में जहां पर भी आप लिखते हैं वहां पर पिन कोड जरूर दीजिए और छोटी सी भौगोलिक इकाई यानी आपका गली नंबर, आपका मोहल्ला नंबर, आप कॉलोनी नंबर, आपके गांव का नाम, फिर कस्बे का नाम, फिर शहर का नाम, फिर वो शहर का कौन सा हिस्सा है, वो जगह, और वो पिन कोड। पिन कोड क्या होता है? कुछ पिन कोड सब जगह के निर्धारित होते हैं। यदि आप सही पिन कोड डालते हो तो जो डाक खाने वाले भैया होते हैं, जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको मदद मिलती है। वो पिन कोड के अनुसार उनका क्षेत्र बटा रहता है कि इस क्षेत्र के लोगों के जितने भी चिट्ठी आएंगी, पत्र आएंगे, ये कर्मचारी ले जाएगा। तो जब आप सही पिन कोड डालते हो तो वहाँ के कर्मचारी को डाक छांटने में बड़ी आसानी होती है और पत्र जल्दी जल्दी बांटे जा सकते हैं। और गंतव्य स्थान यानी जहाँ पर उनको पहुँचाना है वहाँ आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं। तो समझ में आया पिन कोड की महत्ता। अब देखिए पिन कोड की शुरुआत कैसे हुई, तो आइए पढ़ते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। देखिए, जो ये पिन कोड होता है बेटा, इसकी शुरुआत
15 अगस्त 1972 में की थी। किसने की थी? डाक तार विभाग ने। ये डिपार्टमेंट है डाक तार विभाग, इन्होंने की थी। ठीक है। और जो ये गांधी जी को पत्र इसमें ऊपर लिखा हुआ था सफेद वाला, उसमें तो कोई पिन कोड भी नहीं था, इसीलिए सिर्फ पिन कोड का ही इसमें अंतर, दोनों चिट्ठियों में अंतर नहीं है, बल्कि पते का भी अंतर है इन दोनों में। अब पिन कोड के बारे में जरा हम जरूरी जानकारी जानते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, पिन, पी से आशय है पोस्टल, आई से आशय है इंडेक्स, एन से आशय है नंबर। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप क्या है? पिन। पोस्टल इंडेक्स नंबर को सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? पिन। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। 6 अंक होंगे हर पिन कोड में। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। जैसा कि आपने पीले लिफाफे पर देखा जो एनसीईआरटी को लिखा गया है, और इसमें पिन कोड क्या डाला है? 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। आया समझ में? अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह, जैसे आपके घर में टेलीफोन डायरेक्टरी होगी जहां पर आवश्यक नंबरों की जानकारी रहती है टेलीफोन डायरेक्टरी में, ठीक इसी प्रकार डाकघरों में पिन कोड डायरेक्टरी भी रहती है जहां पर आपको सब जगह के, सब इलाके की पिन कोड पता चल सकते हैं। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। जो लाल रंग के लेटर बॉक्स आपके लगे रहते हैं ना जगह जगह पर, वहाँ उसमें भी लिखा होगा। तो देखिएगा, प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो आपसे जहाँ पर भी आपको पिन कोड, कोई भी आप पता देखें, कोई भी चिट्ठी पढ़ें, तो पिन कोड का अवश्य ध्यान रखिएगा और इन पिन कोड को लिख कर रखिएगा और इन्हें याद कीजिएगा। इससे आपको जगह की सही जानकारी मालूम होगी। ठीक है। अब देखिए, टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। कई लोगों को टिकट जमा करने का शौक होता है और ये काफी लोगों में होता है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? इस विज्ञान को पता करो और यहाँ लिखो कि जो डाक टिकट का विज्ञान है इसको क्या नाम दिया गया है, तो पता करना और लिखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आजकल तो हम पत्र भेजते हैं। जब पत्र की सुविधा नहीं थी, जब डाक विभाग नहीं बना था, तब हम पत्र कैसे भेजते थे? तो चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है, तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की
जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। देखिए, पहले इसका अर्थ जाने। बहुत पुराने समय में, बहुत पहले राजा महाराजों के टाइम पर कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है, वो जो कबूतर थे उनको इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता था कि वो बिल्कुल जहां पर संदेश बोला गया वहीं जाकर छोड़कर आते थे, देकर आते थे। और तब उस समय पर हरकारे क्या होते हैं? जो राजा महाराजाओं का संदेश घोड़े पर बैठकर पहुंचाया करते थे, या कुछ हरकारों को तो पैदल ही जाना होता था। तब संचार और परिवहन के साधन भी बहुत सीमित थे। ऐसे आजकल की तरह बस, कार, बाइक, साइकिल नहीं हुआ करती थी। उन लोगों को बहुत दूर दूर दुर्गम इलाकों में जाना होता था। डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाक की रक्षा यानी जो संदेश पहुंचा रहे हैं वो सही सलामत पहुंचाना भी होता था। कई बार वो इतना आवश्यक, इतना रहस्यात्मक होता था कि यदि किसी दुश्मन के प्रति है तो दुश्मन उन पर हमला करते थे संदेश पढ़ने के लिए। डाकू हमला करते थे, लुटेरे, और कई बार तो जंगली जानवर भी उन्हें खा लेते थे। उस इंसान को जंगली जानवर द्वारा हमला करने का डर भी बना रहता था। और आज भी भारतीय डाक सेवा जहाँ पर दुर्गम मतलब बहुत मुश्किल इलाके और पहाड़ी इलाके, वहां पर डाक पहुंचाने के लिए भी वो लोग अपने डाक सेवकों के लिए नहीं बल्कि हरकारों पर ही निर्भर करते हैं। जहाँ पर डाक की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो इन हरकारों, आज भी ऐसे लोग हैं जो दूर दूर तक डाक पहुंचाते हैं दुर्गम इलाकों में, और यह काम आज भी हरकारे करते हैं। हरकारे उन्हें कहा जाता है जो बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, और अभी भी दुर्गम इलाकों में संदेशवाहक जो होते हैं उनको हरकारे कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में भी कई जगह ऐसी है जैसे पदम, जहाँ पर हरकारे डाक पहुंचाते हैं। वहाँ पर डाक विभाग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये डाक सुविधा जहाँ तक उपलब्ध है वहाँ से हरकारों को दे दी जाती है, और हरकारे सबके घर जाके पहुंचा कर आते हैं। देखिए, आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। आजकल संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन हो गए। आप केवल पत्र ही नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि मनी ऑर्डर भी भेजा जाता है, ईमेल भी भेजा जाता है। मनी ऑर्डर यानी यदि आपको अपने मामा जी को, अपने चाचा जी को, अपने दादा दादी को किसी को पैसे भेजने हैं, या आपके मामा जी ने आपकी मम्मी को रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में पैसे भेजने हैं, तो वो मनी ऑर्डर करेंगे, और 1 से 2 दिन में ही मनी ऑर्डर पहुंच जाता है, काफी जल्दी भी पहुंच जाता है। और अब तो लोग बधाई कार्ड भी भेजते हैं। तो आजकल तो बहुत तरीके और बहुत प्रकार प्रचलित है, और जिन्हें संदेश बहुत जल्दी भेजा भी जा रहा है, जिस कारण कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। देखिए, पहले कबूतरों से भेजा जाता था, अब तो हवाई डाक सेवाएं भी उपलब्ध है। यदि आपको जल्दी से जल्दी सुविधा देनी है, जल्दी से जल्दी पत्र भिजवाना है, तो आप हवाई जहाज से, पानी के जहाज से, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी डाक सेवाएं हैं। आजकल कुरियर सर्विस है, स्पीड पोस्ट है, बहुत सारी सेवाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हो। पर यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं, और ये सभी संदेश लाने
ले जाने का काम नहीं कर सकती? गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको मनी ऑर्डर और डाक की सुविधा बताई, पर जरा कबूतरों के बारे में सोचिए कि जो पहले कबूतर थे वो उड़ान भर के डाक सेवाएं भेजते थे, तो ये कैसे संभव हो पाता था कि कबूतर जैसा पक्षी भी संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने वाला हो सकता है। देखिए, कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं, पर ये सभी प्रजातियां नहीं संदेश ले जा पाती। कुछ खास प्रजाति ऐसी होती है जिनका नाम है गिरहबाज या हुमर। यह ऐसी प्रजाति है जिसे ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है और डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि कैसे वो प्रवासी पक्षी कौन होते हैं? जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। देखिए, वो जब वहां पर ज्यादा ठंड होती है, दूसरे देश से हमारे देश में आ जाते हैं, और जब यहाँ मौसम परिवर्तित होता है, उनके वहाँ अच्छा मौसम होता है, फिर वो वापस अपने अनुकूल मौसम के अनुसार दोबारा वहां उड़कर चले जाते हैं। तो कैसे वो सैकड़ों मील का रास्ता तय कर लेते होंगे? सोचिएगा और बताइएगा। ये रही कबूतर की बात। अब देखिए, जरा मैं आपको हुमर कबूतर के बारे में बताती हूँ, जिसे उड़ीसा पुलिस खास तौर से प्रयोग में लाती है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए अभी भी कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। उनका जीवन 15 से 20 साल तक उनकी आयु होती है और 8 से 10 साल तक यह बहुत अच्छी सेवा दे सकते हैं, यानी अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि यदि कोई बाज किसी अनहोनी स्थिति में उन पर हमला कर दे तो दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा सके। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे, ताकि आप भी उसे अच्छे से पढ़ सके। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 2, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। यह हुई पाठ की बात। चलिए अब जरा करते हैं हम अभ्यास कार्य। आते हैं चिट्ठी पत्री पर। पहला प्रश्न, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? बताइए, सोचिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, या कुछ और भी हो सकता है। अब बताइए और लिखिए। दूसरा, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? बताइए। देखिए तीसरा प्रश्न, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती है? क्या नाम ना होने पर सही जगह पहुंच सकता है पत्र? फिर देखिए चौथा, पैदल हड़कारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? लिखिए। प्रश्न 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? पहले आप क्या लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम,
जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में सही क्रम में लिखो। आप हमेशा यह ध्यान रखना बेटा, शुरुआत आपके घर के नंबर से होनी चाहिए। छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं, यानी अपने घर से लेकर बाहर जिले राज्य तक जाते हैं। सबसे पहले आप अपने घर का पता लिखेंगे, घर का नंबर लिखेंगे, फिर गली का नंबर लिखेंगे, फिर मोहल्ले का नंबर लिखेंगे, फिर गांव का नाम लिखोगे, फिर शहर, फिर राज्य। ठीक है, और पिन कोड लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो आप सही क्रम में से लिखिएगा। फिर देखिए प्रश्न 6, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पहला, पत्र किसने लिखा? ख, किसे लिखा? ग, किस तारीख को लिखा? घ, यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? ग, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? ठीक है। प्रश्न 7 देखिए, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। पोस्ट कार्ड का कितना मूल्य है, अंतर्देशीय पत्र का कितना मूल्य है और लिफाफा का कितना मूल्य है। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। ठीक है। अब देखिए शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। शब्दकोश होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिसमें आप सारे शब्दों को एक साथ संग्रहित किया गया रहता है। देखिए जैसे संगीतज्ञ। संगीतज्ञ किसे कहते हैं? संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। तो ये संगीतज्ञ को शब्दकोश में हमने ढूंढा। फिर है संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली। इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आप इसी प्रकार शब्दकोश में शब्द ढूंढिएगा। अब आप पहले बताइए क प्रश्न, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। ख, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्द कोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो आप कोई भी घर पे रखा शब्दकोश देखिएगा। यदि नहीं है, किसी के पास हो, आपके दोस्त के पास, आपकी कक्षा में बच्चों के पास, तो शब्दकोश को देखिएगा और उनमें से नए नए शब्दों का चयन करके उसे पढ़िएगा और उसमें क्या क्या जानकारी दी गई होती है ये लिखिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले पाठ के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासी।